हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2023 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द गर्ल हु एस्केप्ड, द कारा रॉबिन्सन स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 15 साल की लड़की कारा को दिखाते हुए जो अपने बेस्ट फ्रेंड जेसी के घर नाइट स्टे कर रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स घर में नहीं थे। अगले दिन सुबह नींद से जागने के बाद दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो लोग एक दूसरे फ्रेंड के घर जाएंगे, तो उस हिसाब से अपने मॉम को कॉल करके परमिशन भी मांग लेते हैं। कारा की माँ डेब्रा कभी अपने बेटी को कुछ भी करने से मना नहीं करती, तो आज भी वही होता है। इनफैक्ट जब कारा उनसे कहती है कि उसे घर लौटने में लेट हो सकता है, तब भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी काफी मैच्योर है, अपनी उम्र से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी। वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो उसे करना नहीं चाहिए, इतना भरोसा तो है उन्हें। इसी बीच जेस को भी परमिशन मिल चुकी थी, तो वो नहाने चली जाती है और तब तक कारा जाती है घर के पीछे वाले प्लांट्स को वाटरिंग करने। तभी वो नोटिस करती है ब्लैक कार बार बार घर के चक्कर काट रही है। तो जब वो गाड़ी इसी घर के सामने आकर रुकती है और अंदर से एक जेंटलमैन निकल के एक क्यूरियस फेस लेकर उसी की तरफ आने लगता है, कारा को लगता है कि जरूर ये बंदा जेस के घर आया होगा। जब वो आदमी उससे पूछता है क्या उसके पेरेंट्स घर में है, कारा बहुत ही कैजुअली जवाब देती है कि नहीं, ये असल में उसके फ्रेंड का घर है। वो आदमी फिर से पूछता है क्या उसके दोस्त के पेरेंट घर में है, जिसका जवाब कारा देती है नहीं। ये सच था, मगर कारा को कोई आइडिया ही नहीं था सच बोलने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। घर में कोई अडल्ट नहीं है जानकर वो आदमी अचानक ही कारा को गन पॉइंट पे ले लेता है। उसे थ्रेट करता है कि अगर वो अभी चुपचाप उसके गाड़ी में जाकर नहीं बैठी तो वो उसे शूट कर देगा। अब कारा मरना तो नहीं चाहती थी, तो उसे जाना ही पड़ता है और ये आदमी उसे गाड़ी के बैक सीट पर रखा एक कंटेनर के अंदर भर देता है। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा था कि कारा का दिमाग फ्रीज हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है उसके साथ, क्या ये रियल है या कोई नाइटमेयर। इसीलिए कुछ दूर जाकर जब वो आदमी फिर से कुछ मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और कारा को एक छोटा सा मौका भी मिलता है भागने का, तब भी वो भाग नहीं पाती, वो हिल तक नहीं पाती। उल्टा वो आदमी उसका हाथ पैर और मुंह अच्छे से बांध देता है जिससे वो कोई आवाज ना कर पाए और फिर उसे ले जाता है अपने घर। उधर तब तक जेस उसे पूरे घर में ढूंढ चुकी थी। उसका मन कह रहा था कुछ तो हुआ है कारा के साथ, नहीं तो वो ऐसे उसे बिना कुछ इन्फॉर्म किए कहाँ जा सकती है। तो वो कारा की माँ डेब्रा को कॉल करती है और वो कॉल करती है पुलिस को। वो उसी वक्त मिसिंग रिपोर्ट फाइल करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों ऑफिसर्स उसके बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था कारा खुद से कहीं भाग गई होगी, मे बी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मगर उसके बॉयफ्रेंड रायन को तो कुछ पता ही नहीं था। ऑल्सो कारा अपने साथ कुछ भी लेकर क्यों नहीं गई, उसके कपड़े, पर्स, इवन जूते तक नहीं। डेब्रा पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनकी बेटी बाकियों जैसी नहीं है, ऐसा कभी नहीं कर सकती वो, मगर ऑफिसर्स मानते ही नहीं। उधर बेचारी कारा पर तब तक टॉर्चर स्टार्ट हो चुका था। वो आदमी उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और कारा देखती है उसके बिस्तर के ऊपर काफी सारे चीजें पड़े हैं। वो आदमी कारा को बताता है कि अब से उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। कारा को उसे डैडी बुलाना होगा और कुछ भी करने से पहले उसे परमिशन मांगना होगा। साथ ही साथ वो कारा से उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, बॉयफ्रेंड सबका नाम और एड्रेस पता कर लेता है। उसे यह कहकर धमकाता है कि अगर कारा ने कभी उसकी बात नहीं मानी या भागने की कोशिश करी तो उसे तो सजा मिलेगी ही, साथ में इन लोगों को भी हर्ट करेगा वो। इसके अलावा ये पागल आदमी उससे उसके सेक्सुअल लाइफ को लेकर भी सवाल करता है, वो एक्टिव है या नहीं, उसने कितने लोगों को डेट किया है, किस किस से इंटीमेट हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल शायद एक 15 साल की लड़की से करने लायक है भी नहीं, ऊपर से वो वर्जिन भी थी। कारा को ऑलरेडी बहुत गंदा फील होने लगा था, मगर इसके बाद जो उसके साथ होने वाला था उसके सामने तो ये सवाल जवाब कुछ भी नहीं था। इसके बाद ये आदमी रेप करता है उसका, फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज करता है उसे। कारा चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। साथ ही साथ अदर ह्यूमिलिएशन तो था ही। कारा को वो उसके सामने नहाने पर मजबूर करता है, कहीं कोई प्राइवेसी नहीं थी, इवन बाथरूम में भी अकेले जाने के परमिशन नहीं थे उसे। वो आदमी हर वक्त हर जगह साई की तरह पीछा कर रहा था उसका और जब चाहे उस पर मनमर्जी कर रहा था। जब उसे भूख लगी हो तो कारा को भी उसके साथ खाना पड़ रहा था, उसके साथ बैठकर इरोटिक फिल्म्स देखना पड़ रहा था और मना करने पर उसे जान से मार डालने की धमकी दी जा रही थी।
कारा एक बात तो समझ चुकी थी कि अगर उसे बचना है, अगर यहाँ से उसे जिंदा निकलना है, तो उसे बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना होगा, नहीं तो चीजें और बिगड़ सकती हैं, टॉर्चर बढ़ सकता है। उसे बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स तो मिल रहे थे जब वो बिल्कुल अकेली रह रही थी, मगर वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही होते थे, उससे ज्यादा नहीं। उस समय के अंदर भागने का प्लान करना और भागना दोनों पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो एक सही समय का इंतजार कर रही थी, जब उसके पास इतना वक्त हो कि वो उस घर से भागकर एक सेफ डिस्टेंस तक पहुंच सके। तब तक वो अपना पूरा ध्यान इंफॉर्मेशन गैदर करने पे लगाती है। बहुत ही चालाकी से बातों बातों में उस आदमी से उसके प्रोफेशन, पसंद नापसंद, वो कहाँ जाता है, क्या करता है और उसका कंट्री हाउस कहाँ है, सब कुछ पता कर लेती है और उन्हें याद भी रखती है। मगर वो आदमी भी कम चालाक नहीं था, बार बार उसे अश्योर कर रहा था कि जब उसका मन भर जाएगा वो उसे जाने देगा, लेकिन उसके बाद अगर कारा पुलिस के पास गई तो वो उसकी गलती होगी। उसका क्या, वो तो भाग जाएगा, पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पाएगी। सफर करना पड़ेगा तो सिर्फ कारा को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा उसकी ह्यूमिलिएशन के बारे में। सब लोग उसे ही अलग नजरिया से देखने लगेंगे, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और पूरी जिंदगी उसे एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाएगा। क्या वो चाहती है ये सब? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखने में ही उसकी भलाई है। एक्चुअली वो आदमी कारा को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कारा तो छोटी सी बच्ची है, मगर वो कितनी मैच्योर है उसका कोई आइडिया नहीं था उसे। कारा को पता था उसे क्या करना है। ऑलरेडी काफी घंटे बीत चुके थे, उस आदमी को थोड़ी बहुत समझ चुकी थी वो, तो उस हिसाब से ही अपने दिमाग पर हर एक स्टेप को कैलकुलेट कर रही थी वो, जिसमें उसका अगला स्टेप था ऑब्जर्वेशन का। वो इंटेंशनली उस आदमी के काम में हाथ बटाती है, जिससे उसे घर के बाकी हिस्सों में भी एंट्री मिल जाए, और वहां जो जो चीजें उसे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, नाम, नंबर, सारे डिटेल्स मेमोराइज कर लेती है वो। उसके डॉक्टर का नाम, डेंटिस्ट का नंबर, उसके कैलेंडर पर जो जो मार्किंग्स थे, सब कुछ। कारा को समझ आ चुका था कि इस घर में उस बंदे के साथ कोई लड़की भी रहती है जो शायद डिज्नीलैंड गई हुई है और परसों लौटने वाली है। मे बी वो इस आदमी की बीवी है। साथ में कारा ये भी नोटिस करती है कि ये आदमी एक छोटे से बॉक्स को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। कारा उसकी तरफ देखते ही नाराज हो जाता है वो, या फिर डर जाता है, गॉड नोस। कारा इन सारे छोटी छोटी बातों को याद रख रही थी क्योंकि उसे पता था कि आज या फिर कल वो इस घर से जरूर निकलेगी, तब जस्टिस मिलने में यही चीजें उसके काम आएंगे। उधर शाम होते ही वो आदमी उसे साथ लेकर न्यूज देखने बैठता है। मेनली वो ये चेक कर रहा था कारा का नाम हेडलाइन में है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली कारा के पेरेंट्स के हजारों कोशिशों के बावजूद पुलिस केस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। 7 घंटे बाद भी उन्हें लग रहा था ये किसी टिपिकल टीनेजर की शैतानी है, ऐसे में हेडलाइन कैसे बनेगा। ऊपर से किसी ने भी कारा को किडनैप्ड होते हुए देखा नहीं था। हाँ, कुछ लोगों ने एक ब्लैक कार को जरूर देखी थी जिसके घर के सामने खड़े, मगर वो कौन सी गाड़ी थी कोई बता नहीं पाए। लेकिन डेब्रा भी चुप नहीं बैठती। पर्सनली उससे जितना हो सके वो करती है, अपनी जान पहचान के सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है, क्या पता कौन क्या खबर दे दे। फाइनली रात के 9 बजे के आसपास एक ऑफिसर को कन्विंस कर पाती है वो, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। लेकिन ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी थी। ऑलरेडी उनकी बेटी मल्टीपल टाइम मॉलेस्टेड हो चुकी थी, मल्टीपल टाइम उसके वजूद को तोड़ा गया था, लेकिन उनकी बेटी ने फिर भी हार नहीं माना। रात में बेड टाइम से पहले कारा को एक बार फिर एक मौका मिलता है, बस कुछ सेकंड के लिए ही। उसने एक बार सोचा भी कि वॉशरूम के खिड़की से छलांग लगा दे, मगर एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा नहीं, ये सही वक्त नहीं है, उसे और कुछ देर वेट करना होगा। मगर उस रात उसे और कोई मौका नहीं मिलता। सोते वक्त फिर से उसके हाथ और पैर बांध दिया जाता है जिससे वो कहीं भाग ना पाए। वैसे भी कारा बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो कुछ ही देर में नींद आ जाती है उसे, मगर सुबह नींद से जागते ही अलर्ट हो जाती है वो। देखती है वो आदमी अभी भी सो रहा है, गहरी नींद में है वो। तो कारा समझ जाती है यही सही मौका है, उसे अभी भागना होगा। वो अपने मुंह से हैंडकफ्स का स्क्रू लूज कर लेती है और हाथों से अपने लेग्स को फ्री कर लेती है। उसके बाद कपड़े पहन के भागती है बाहर दरवाजे की तरफ। दबे पांव किसी तरह दरवाजे तक तो पहुंच जाती है वो, मगर देखती है दरवाजे को एक बहुत ही भारी वुडन बोर्ड से ब्लॉक किया गया है, जिसे हटाना आसान नहीं होगा। मगर कारा उसे भी हटाती है। बाहर निकलने के लिए उस समय कुछ भी कर सकती थी वो। और दरवाजा खोलते ही कारा एक और सेकंड भी जाया नहीं करती, भागती है बाहर की तरफ। उसे डर लग रहा था कि कहीं पीछे से वो आदमी उसे शूट ना कर दे, मगर वो तब भी सो रहा था।
इधर कारा पागलों की तरह भागकर डायरेक्टली रोड पर जा पहुंचती है और गाड़ी रोककर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है। साथ में वो जिस अपार्टमेंट से निकली थी उसका नंबर याद रखने के लिए भी कहती है, क्योंकि ना उसके पास वक्त था पीछे मुड़कर देखने का, ना वो देखना चाहती थी। मगर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाते वक्त वो लोग अपार्टमेंट नंबर बता नहीं पाते। एक्चुअली उस वक्त कारा को उस हालत में देख वो लोग इतना चौंक गए थे कि उन्हें और कुछ याद ही नहीं रहा। एज ए रिजल्ट कारा को खुद ही जाना पड़ता है ऑफिसर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहले वो लोग उस बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी से पूछताछ करते हैं। कारा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से, मगर वो आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता। फाइनली जब कारा बताती है कि जिस आदमी के पास बहुत सारे पेट्स है और जो हमेशा अपना विंडोज बंद रखता है वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तब जाके वो पुलिस को सही घर में ले जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली घर में कोई नहीं था, भाग चुका था वो आदमी। श्योर होने के लिए कारा को उस बिल्डिंग के सारे टेनेंट्स की फोटो भी दिखाई जाती है और वो उस आदमी के फोटो को ही झट से पहचान लेती है। पता चलता है उसका नाम रिचर्ड है और वो वहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। ऑफिसर्स घर के सारे चीज़ों को चेक करते हैं। कारा के स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत सारे एविडेंस भी कलेक्ट किया जाता है और फिर बारी आती है उस छोटे से बॉक्स की जिसकी जिक्र कारा ने बार बार करी थी। उसे खोलते ही ऑफिसर्स का होश उड़ जाता है। उन्हें वहां उस आदमी के वो कपड़े मिलते हैं जिसे उसने किडनैपिंग के दिन पहना था। साथ में और भी लड़कियों के कपड़े, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और एक छोटा सा नोटबुक भी था जिसमें रिचर्ड के हैंड रिटन नोट्स थे। इसी बीच इस केस में एक नया ऑफिसर ज्वाइन करते हैं जो पिछले वाले से दुगना एफिशिएंट थे। उनकी तरह हवा में बातें करने से ज्यादा अपने काम पे फोकस करने पर यकीन रखते थे वो। उनके निगरानी में इन्वेस्टिगेशन स्पीड पकड़ लेती। जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं और लोगों को पर्सनली भी अवेयर किया जाता है। फर्दर इंक्वायरी से पुलिस को पता चलता है कारा उसकी फर्स्ट विक्टिम नहीं थी। इससे पहले भी रिचर्ड ने ऐसी और 3 टीनेजर लड़कियों को किडनैप किया था जिनकी एज 16, 12 एंड 15 थी रेस्पेक्टिवली। कई दिनों तक उन्हें अपने घर में कैद रखने के बाद जब उसका मन भर गया, रिचर्ड ने उन्हें बाथटब में डुबोकर मार डाला और फिर लाश को फेंक दिया स्वैम्प में। ये सब पिछले 5 साल से चल रहा था, बट सरप्राइजिंगली पुलिस को कभी उस पर शक ही नहीं हुआ। उन्हें हर बार ही लगा कि लड़कियां घर से भाग गई होगी और बाद में जब उनकी लाश मिली तो दोष किसी और पर डाला गया। किसी गलत आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और रिचर्ड वो खुलेआम घूमता रहा। एक के बाद एक जुर्म करता रहा वो। और ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था उसका। वो लिटरली अपना होमवर्क करता था, स्टॉक करता था अपने विक्टिम्स को कई दिनों तक। उसके नोटबुक पे जो नोट्स थे वो असल में उसके पोटेंशियल विक्टिम की वेयरअबाउट्स थी। पुलिस को यह भी पता चला कि कारा कभी उसके लिस्ट में थी ही नहीं, वो तो जेस थी। उससे रिचर्ड तो जेस को उठाने गया था। कारा फालतू में ही फंस गई। सब कुछ देखकर फाइनली पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंच चुकी थी कि वो लोग एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं जिसका अगला विक्टिम कोई भी हो सकता है। उसके पोटेंशियल लिस्ट में और भी कई लड़कियां शामिल थे, तो जितना जल्दी हो सके उसे पकड़ना जरूरी था। पुलिस ने उसके माँ, बीवी और बहन से कांटेक्ट किया था। उन्हें इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। साथ में उनके घर को भी सर्च किया जाता है। रिचर्ड के माँ के घर से रिचर्ड की गाड़ी तो मिलती है जिसमें कारा को किडनैप किया गया था, मगर वो वहां नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये था कि वो वहां गया था, मगर उसके माँ ने उसे नहीं देखा। और उसकी बीवी एशली वो तो यकीन ही नहीं कर रही थी। सब कुछ इन डिटेल्स जानने के बाद भी वो एक ही बात पर डटी रही कि उसके पति भले इंसान है, एक कंप्लीटली फैमिली पर्सन है, ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकते वो। मगर रिचर्ड की बहन एक काम की बात बताती है कि रिचर्ड ने उसे कल रात कांटेक्ट किया था। फिलहाल एक मोटेल में है वो। पुलिस उसी वक्त वहां जा पहुंचती है, मगर तब तक रिचर्ड वहां से निकल चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार ने ही किसी ने उसे वार्न कर दिया होगा, क्योंकि उसका सारा सामान तो रूम में ही पड़ा था। उसमें कारा के कपड़े भी थे। रिचर्ड को उन्हें छुपाने का वक्त नहीं मिला, तो श्योरली जल्दी में निकला होगा वो। इधर पुलिस स्टेशन में शरीफ को कुछ टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं जिससे साबित हो जाता है कि कारा के हाथ में जो हैंडकफ्स थे उसका फाइबर पिछले 3 विक्टिम्स के हाथ पे भी मौजूद थे। इससे पुलिस इतना श्योर हो चुकी थी कि रिचर्ड ने मल्टीपल खून किया है, मगर उन्हें यह भी शक था कि इससे पहले भी रिचर्ड का कोई हिस्ट्री रहा होगा जो उन्हें अभी तक पता नहीं चला। एक ऐसे पागल आदमी का खुलेआम घूमना किसी के लिए भी सेफ नहीं है। बिसाइड्स, जब तक वो आज़ाद था, कारा को अपनी जिंदगी वापस नहीं मिल रही थी। हाँ, मेडिकल टेस्ट के बाद वो घर तो वापस आ चुकी थी, मगर उसे घर में भी जेल जैसा फील हो रहा था। घर में इतने सारे ऑफिसर्स जो थे, हाँ ऑफ कोर्स उसके प्रोटेक्शन के लिए ही थे, मगर इससे वो और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
ऊपर से लोगों का सिंपैथी तो थे ही, हर दिन कोई ना कोई उससे मिलने आ रहा था, सिर्फ वो कोई सेलिब्रिटी हो। कारा को ये नेगेटिव अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि लोग उस पर दया करें, उसे सिंपैथाइज करें, तरस खाए उस पर। उसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थी, जो रिचर्ड के अरेस्ट होने तक मिलना तो पॉसिबल नहीं था। ऐसे में एक दिन एक ऑफिसर आकर भी उसे ज्ञान देने लगते हैं। ये वही ऑफिसर जिसने उसके माँ से कहा था कि कारा भाग गई होगी। 9 घंटों तक कुछ भी नहीं किया था उसने। तो जब वो आकर अपने टॉन्ट से कारा को विक्टिमाइज करने की कोशिश करता है, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, कारा उसका डट कर सामना करती है। उसे याद दिलाती है कि अगर वो अपना काम ठीक से करते तो आज उसे ये सब झेलना नहीं पड़ता। ये उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर ही है जिसके कारण उसने खुद को उस पागल से आज़ाद कर पाई है। उसने उसकी कोई मदद नहीं करी, जबकि ये उसका काम था। कारा कोई विक्टिम नहीं है, वो एक सर्वाइवर है, एक हीरो है, और उनसे कई ज़्यादा हिम्मत रखती है वो। शायद इस हिम्मत की वजह से ही फोर्सफुली अपने लाइफ को नॉर्मलाइज कर पाती है कारा, क्योंकि उसे पता था अगर वो खुद से नहीं करेगी तो उसकी ज़िंदगी उसके हाथ से निकलती चली जाएगी। एक दिन का हादसा उसके पूरे जीवन पर एक बोझ बनकर रह जाएगा, जिसके तले दब जाएगी उसका फ्यूचर। ये वो कैसे होने दे सकती है? तो वो किसी की नहीं सुनती, बिल्कुल पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ रायन का मैच देखने निकल पड़ती हैं। हाँ, उसे लोगों से टॉन्ट सुनने पड़ते हैं, मगर उनका भी वो सामना करती हैं। इधर जो नए ऑफिसर आए थे वो कारा से रियली इम्प्रेस्ड थे। वो उसे इनकरेज भी करते हैं और साथ में अपने काम पे ध्यान भी लगाते हैं। एज द रिजल्ट रिचर्ड और ज़्यादा देर छुप नहीं पाता। जैसे ही पुलिस को उसके बहन से एक टिप मिलता है कि वो शहर में आने वाला है, पूरी पुलिस टीम अलर्ट हो जाती है और उसके आते ही उसे कॉर्नर कर लेती है। इस बार रिचर्ड और कहीं भाग नहीं पाता, घिर चुका था वो। मगर उसे ये भी पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या सजा हो सकती है उसे फेस करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, तो वो वहीं पर खुद को शूट कर लेता है। ना कोई ट्रायल, ना जजमेंट, कुछ भी झेलना नहीं पड़ता उसे। अगर वो जिंदा रहता तो शायद उसे फांसी होती, वो भी नहीं हुआ। इन अ वे एक बहुत ही ईजी एस्केप मिल गया उसे, जिससे कारा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऑब्वियसली वो कोर्ट में उस आदमी को तड़पते हुए देखना चाहती थी, उसे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस कहाँ मिला उसे? लेकिन अंत भला तो सब भला। वो इस बात से खुश थी कि उसके परिवार को और किसी हैरेसमेंट से गुजरना नहीं पड़ेगा। ट्रायल के नाम पे उस पर और कोई सवाल नहीं उठेगा। वो फिर से अपनी वही जिंदगी जी सकेगी। मगर हाँ, उसे ये भी पता था कि इस घाव को भरने में वक्त लगेगा और शायद वो पूरा जीवन इसे भुला भी नहीं पाएगी, मगर वो इसे पॉजिटिवली यूज करती है एज अ लेसन। इससे खुद को कमजोर नहीं करती, बल्कि अपने सर्वाइवल स्टोरी से सबको इंस्पायर करती है। एक सच्चे हीरो की तरह दूसरों को एनकरेज करती है नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए। इससे अच्छा एंडिंग और क्या हो सकता था? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करते हैं स्टोरी से जुड़े कुछ रियल डिटेल्स के बारे में। गाइस, ये इंसिडेंट असल में साउथ कैरोलिना में रहने वाले 15 साल की कारा रॉबिन्सन नाम के एक लड़की के साथ हुआ था। साल था 2002। उसका कैप्टन रिचर्ड एक 38 साल का बंदा था जिसका ऑलरेडी एक क्रिमिनल हिस्ट्री था। उसने 1987 में एक 15 साल के लड़की के सामने सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया था, जिस कारण से उसे 3 साल का प्रोबेशन भी मिला था। इसके बाद उसने 1994 और 95 में भी 2 रेप किया था, मगर वो कभी साबित नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट 2 साल में उसने जो टोटल 3 लड़कियों का किडनैप, रेप और मर्डर किया था, उसके सबूत थे पुलिस के पास। उतना सब करके भी आज़ाद घूम रहा था वो। सिर्फ और सिर्फ कारा की वजह से ही पुलिस उसे आइडेंटिफाई कर पाई। कारा ने जो एक एक डिटेल्स याद रखी थी वो सब बहुत काम आई उनके। 18 घंटे तक उस घर में कैद रही वो। बार बार उसे रेप किया गया, मगर फिर भी उसकी हिम्मत बरकरार रही। अपने दिमाग को काबू में रखा उसने और मन ही मन सब कुछ नोट करने लगी। Isn't it brilliant? उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि रिचर्ड के फ्यूचर विक्टिम्स को भी सेव किया। अगर वो उस दिन नहीं भागती तो शायद रिचर्ड बाकियों की तरह उसे भी मारकर उसकी लाश कहीं फेंक देता। पुलिस को फिर से एक बार कुछ पता नहीं चलता, मगर कारा ने ऐसा होने नहीं दिया, तो इस केस का पूरा क्रेडिट उसे ही जाता है। ऑफिसर ने सच ही कहा था, लाखों में एक है ये लड़की, ट्रू इंस्पिरेशन है सबके लिए। एट प्रेजेंट वो बहुत खुश है, अपने पूरे परिवार, अपने पति, बच्चों के साथ एक हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। भगवान करे उसका बाकी का जीवन भी ऐसे ही बीते।
इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आज की इस वीडियो को क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।